आज हम लोग एक ऐसे लड़के की कहानी के बारे में जानेंगे। ना तो उसके पास पैसा है, ना तो उसके पास ताकत, और ना ही वो देखने में खूबसूरत। वो 3 साल से एक घर का दामाद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बहुत ज्यादा अपमानित किया जाता है। लेकिन हाँ, उसकी वाइफ खूबसूरत होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी है, और इसी वजह से वो उसकी वाइफ को और उस घर को छोड़कर नहीं जाता है। लेकिन जब एक दिन जब उसे मारा जा रहा था, अचानक से उसके पास एक डिवाइन पावर आया, यानी कि एक सिस्टम आया, और इसी सिस्टम के माध्यम से आगे वो क्या क्या कर सकता है अभी हम लोग कहानी में देखेंगे। अगर आप लोगों को ऐसा मनवा देखना पसंद है तो जरूर से जरूर लाइक कर देना और कमेंट पे जरूर यस बताना। और हाँ, ये मनवा सुपर सोनिलो की तरह ही है, डिट्टो उसका कॉफी है। अगर जिन लोगों को सुपर सोनिलो पसंद है उन लोगों को ये मनवा बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई होप कि आप लोग मुझे भरपूर सपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसका 400 से ऊपर ज्यादा चैप्टर है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि इस मनवा को शायद किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई भी इस प्रकार एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और पॉपकॉर्न को हाथ पे लेकर देखना शुरू कीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे, और हो सके तो मेंबरशिप लेकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम लोग हमारे एमसी और उसकी वाइफ को देख पाते हैं। एमसी का नाम है जियोगे, उसकी वाइफ की नाम है जियानशिन। जियानशिन कहती है कि जियोगे, मेरी फैमिली बिल्कुल भी तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, इसी वजह से तुम्हें अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जियोगे भी उसकी बात का जवाब देता है, वेल मैं भी उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी वाइफ को तो घर के अंदर जाना ही है, क्योंकि उसे कुछ पैसा उधार लेने की जरूरत है। यह सुनता हुआ जियोगे कहता है, वो लोग हम लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा, हमें कुछ और रास्ते के बारे में सोचना होगा। लेकिन उसकी वाइफ जियानशिन ये कहती है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि फादर की सर्जरी मेरे लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है, मेरे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अंकल और फादर दोनों ही ब्रदर है, तो मुझे शायद वो पैसा उधार दे देगा। आई होप कि एक दिन हमारा लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये कहते हुए वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही उसकी वाइफ अंदर चले जाते हैं और 3 लड़के को आते हुए देख पाते हैं। उन 3 लड़कों में से एक लड़का ये कहता है कि झाओ जियोकियांग, क्या यही तुम्हारा वो कजिन लॉ है? तभी झाओ ये कहता है कि वो हमारा घर का एकमात्र दामाद है, यानी कि झाओ हास का। तभी उसका और एक दोस्त ये कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा कजिन खूबसूरत एक लड़की है, यानी कि वो गोबर में पैदा हुआ एक फूल है। ये सुनता हुआ झाओ भी हंसकर कहते हैं कि सचमुच तुमने बहुत अच्छी बात की है। और तभी अचानक से वो जियोगे को धक्का मारते हुआ कहता है कि तेरा इतना हिम्मत हुआ क्या, तू हमारे घर के सामने क्या कर रहा है? जियोगे उन लोगों को गुस्सा तो दिखाने लगता है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है, इसी वजह से वो उन लोगों के साथ फाइट नहीं करता। तब अचानक से झाओ का नजर जियोगे के गले की पेंडेंट के ऊपर जाता है। उसे वो देखता हुआ कहता है कि ये तो बहुत अच्छा चीज है, तूने क्या इस चीज को किसी जगह से चुराया है? लेकिन झाओगे उसे कहता है कि इसे छोड़ दे, क्योंकि इस चीज को मेरा ग्रैंडफादर ने गिफ्ट किया है। लेकिन उन लोगों की ऐसी हड़बड़ी में झाओ नीचे गिर जाता है। जियोगे के हाथ से जो है उसका वो पेंडेंट भी नीचे गिर जाता है। जैसे ही जियोगे उस पेंडेंट को उठाने के लिए जाता है, झाओ अपनी पैर से उसके हाथ को कुचालने लगता है, और जैसे वो उस चीज को कुचालने लगता है, अचानक से वो एक जगह पर टेलीपोर्ट होकर चले जाता है। जियोगे सोचता है कि मैं अभी कौन सी जगह पर चले आया हूँ। तभी वो उसके सामने एक लड़की को देख पाती है, जो कि उसे देखते बताता है, हे हैंडसम, वेलकम टू सेन हाउस सिस्टम, और मैं जो है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस सुपू जियो जियो। ये सुनता हुआ तो जियोगे को एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चीजें क्या हो रहा है। वो जो लड़की है वो उसे बताने लगती है कि हे हैंडसम, हमारा जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम का इतनी ज्यादा ताकत है कि इस सिस्टम के माध्यम से तुम बहुत ज्यादा इस दुनिया के अमीर बन सकते हो, वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। लेकिन जियोगे को तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है, और इधर सिस्टम ये देखता है कि इस लड़के का कैरियर एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है, इसी वजह से ये सिस्टम उसके साथ जुड़ने लगा है। लेकिन जियोगे कहता है कि हे, मैंने अभी इसका परमिशन नहीं दिया है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी वो लड़की यही कहती है कांग्रेचुलेशन, और इधर उसका सिस्टम ये कहता है ये जो होस्ट है वो है जियोगे, जो कि एक पुअर घोस्ट है और उसका गुड वैल्यू है, यानी कि 0। तभी जियोगे कहती है कि आंटी, मैं जो है एक कोई घोस्ट क्रिएचर नहीं बनना चाहता हूँ। ये सुनता हुआ वो होस्ट जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कहती है कि आंटी, क्या तुम मुझे देखकर कोई बुरी समझ रहे हो? तुम विश्वास करो या ना करो, मैं इस पूरी सिस्टम को भी डिलीट कर सकता हूँ। जियोगे भी कहता है कि डिलीट, ठीक है तुम कर सकते हो, मुझे बिल्कुल भी इस सिस्टम की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिस्टम ये बताता है, अगर सिस्टम को डिलीट कर दिया जाता है
तो फिर तुम्हारा लाइफ भी खत्म हो जाएगा यहीं पर। तभी ये सुनता हुआ जियोगे कहते कि ठीक है मैं गलत हूँ। वो लेडी कहते कि ठीक है अभी तुम्हारे ये बाइंडिंग शुरू हो गया है, और फिर सिस्टम की तरफ से भी बाइंडिंग सक्सेसफुल हो जाता है। वो लेडी जो है उसकी खातिर उसे एक 1 मिलियन बेकर जो बिगिनर बैग होता है वो उसे देता है। सिस्टम उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास एक 1 मिलियन बिगिनर बैग है विद टाइगर पावर के साथ। तभी ये देखता हुआ जियोगे कहता है कि ये पॉइंट कैसा है। वो लेडी यही बताता है ये जो शेनहाउ सिस्टम है वो तुम रियल मनी के साथ वैल्यू इसका एक्सचेंज कर सकते हो, और शेनहाउ मॉल के ये जो टाइगर पावर है ये एक कमोडिटी है। हमारे मॉल में ऐसे बहुत से सारे आइटम हैं। इस मॉल आइटम की मदद से तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन सकते हो। तुम किसी वक्त यहाँ पर आके कुछ भी चीज को खरीद सकता हूँ, चलो अभी वापस चले जाओ। ये कहते हुए वो जैसे चुटकी मारते हैं हम लोग देख पाते हैं जियाओगे वो अपना प्रेजेंट लाइफ पर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि मैं वापस आ गया हूँ। इधर जियाओगे को जो है 2 लड़के पकड़ कर रखा है, और झाओ ये कहता है कि तुम अगर मूत कर अपने आप को आईने पर देखोगे तब तुम्हारा चेहरे के बारे में नजर आएगा कि तुम्हारा मेरे कजिन के सामने चेहरा कैसा है। भाओ गौनशी के बारे में बात करता है कि ये एक ऐसे आदमी है जिस आदमी को पब्लिक बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर वो दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं यानी कि मेरे कजिन और वो, तो बहुत बढ़िया होंगे। तुम यहाँ से निकल जाओ, झाओ फैमिली को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन हम लोग देख पाते हैं ये जो झाओ है फिर भी शांत नहीं होता है। वो उसे मारने के लिए आता है जियाओगे को। तभी जियाओगे उसे ये कहता है हे झाओ तुम अपनी बहन को अपने सम्मान के लिए बेच रहे हो। लेकिन तभी उसका सिस्टम का पावर आ जाता है कि सिस्टम अभी डिटेक्ट कर लिया है कि तुम्हें पावर की जरूरत है। क्या तुम टाइगर पावर को चाहते हो? तभी वो अपने टाइगर पावर को इस्तेमाल करता है, टाइगर फोर्स पावर को इस्तेमाल करता है, और ये 10 मिनट तक बचेगा। और जैसे वो इस्तेमाल करता है इन लोगों को भाई ऐसा पंच मारता है कि वो लोग हवा में उड़ जाता है। इसी वजह से उसका कुछ पॉइंट मिलता है 0.5। लेकिन वो सोचता है कि ये सिर्फ इतना ही क्यों है। तभी वो लेडी उसे यही कहती है कि तुम्हारा जो स्किल है ये अभी इतना वैल्यूएबल नहीं है। तभी जियोगे भी इस चीज को समझ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी हो अभी मैं जिक्शिन को और सफर नहीं करने दे सकता हूँ। उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि जियानशिन उसकी अंकल और आंटी के पास चले जाती है। वहां पर जाती उसकी आंटी यही कहती है कि देखो जियानशिन तुम जियाओगे को छोड़ दो और गाओ जियांगशिन को गोंगजिन के साथ शादी कर लो। उसके अंकल भी सेम बात ही करता है कि हाँ तुम्हारी आंटी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुम गाओ गोंगजिन से शादी करते हो तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा फैमिली भी बहुत ज्यादा प्राउड करेगा, और नंबर 1 फैमिली बनने के लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूट भी तुम करो। लेकिन जियानशिन यही कहती है कि अंकल आंटी लेकिन मैं तो ऑलरेडी शादी कर चुकी हूँ। उसकी आंटी ये बात सुनती हुई गुस्से में आकर कहती है कि उस जियाओगे में क्या रखा है, कोई बात नहीं चलो तुम उसे पैसा देकर भगा दो। अगर तुम गोगंजी को शादी करते हो तो हम लोग तुम्हें ये प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे फादर की जो सर्जरी का कॉस्ट है ये सारा का सारा मैं दे दूंगी, और जियाओगे के साथ डिवोर्स करने में जितने भी सारा पैसा लगेगा वो भी हम लोग दे देंगे। लेकिन जियानशिन इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। वो कहती है कि जियाओगे कोई खिलौना नहीं है। लेकिन जियानशिन कहती है कि हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे। उसकी आंटी भड़क जाती है, कहती है कि उसमें क्या रखा है, वो एक गरीब लड़का है, तुम सिर्फ अपनी फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हो। और देखो झाओ जिक्शिन तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसे अभी भी पैसों की जरूरत है। तभी दोबारा से जिक्शिन ये कहती है कि मेरे फादर की रिकवरी करने के लिए मुझे जस्ट 2 लाख युआन की जरूरत है, प्लीज आप मुझे उधार दीजिए। शिनशिन गवर्नमेंट फैक्ट्री बहुत लार्ज ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, मैं 3 दिनों के अंदर आपके पैसा रिटर्न कर दूंगी। उसकी ये बात सुनती हुई उसकी आंटी हंसकर जवाब देती है कि तुम्हारा ये जो शिनशिन फैक्ट्री है ये 8 लाख युआन का पहले से ही कर्ज में है और प्लस 2 लाख युआन, क्या तुम इतनी पैसा हमें दे पाओगे? लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है जियानशिन। वो कहती है कि आप प्लीज मुझे पैसा जल्दी हो सके जितना उतना ही जल्दी आप उधार दीजिए, मुझे अपने पापा को बचाने की जरूरत है। उसकी आंटी कहती है कि तुम हमसे मदद मांग रहे हो लेकिन तुम दूसरी बार शादी और घुटने के बाल बैठ नहीं पा रहे हो। तब अचानक से वहां पर जियाओगे आ जाते हैं एक बैग के साथ। जियानशिन उसे देखती बताती है कि मैंने तुम्हें तो बाहर इंतजार करने के लिए कहा था, तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए हो? जियाओगे बताता है उसे कि देखो मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो वो लोग तो तुम्हें वैसे ही डिस्टर्ब करते रहे। लेकिन जियानशिन कहती है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाके मेरे लिए इंतजार करो। लेकिन जियाओगे उसे यही कहता है कि देखो मैं अभी अमीर बन गया हूँ, हम लोग अभी हॉस्पिटल पर जाके पैसा पे कर देंगे
और वैसे भी वो लोग हम लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं कर रहा है। और उसकी बात पैसों के बारे में बात सुनते ही उसकी आंटी हंसने लगती है। हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा आया तुम्हारे पास जीने के लिए, हर दिन रोजाना चलने के लिए पैसा नहीं है, तुम हमसे पैसा उठा लेते हो और तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया। इधर जियोगे उसकी वाइफ को यही कहता है कि देखो मैं तुम्हें दोबारा से और परेशान नहीं करूंगा और वो लोग भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। उसकी अंकल तभी उसे गुस्सा दिखाता हुआ कहता है कि तुरा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू उसे चोट पहुंचा रहे जियानशिन को, तो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता है तो यहाँ से निकल जा। लेकिन तभी उन लोगों के मुंह के ऊपर जियोगे एक पैकेट पैसा फेंक कर मारता है और जियोगे यही बताता है यहाँ पर 8 लाख युआन है जो कि हमारा फैक्ट्री का कर्ज था, वो मैंने पेड कर दिया। लेकिन उसकी वाइफ को भी बिल्कुल भी इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं है कि उसके पास इतने सारे पैसा आया तो आया कहाँ से। जियोगे उसे समझाने लगता है कि अभी भी हमारे पास सर्जरी करने के लिए मेरे पास पैसा है। और वो जब जाने लगता है उसकी वाइफ को लेकर, तभी अचानक से वहीं पर वो लड़का भी आ जाता है जिसने कुछ समय पहले जियोगे ने पीटा था। वो आकर कहता है कि फादर देखो जियोगे ने मुझे मारा है। और जैसे ये देखता है उसका अंकल, वो देखते कहता है कि वांग चाई तुम उसे अभी के अभी रोको। जैसे वो उसे रोकने के लिए चाहता है, हम लोग देख पाते हैं जियोगे अपना टाइगर फोर्स का इस्तेमाल करता है। सिस्टम भी उसे ये चीज डिक्टेट कर लेता है और उसे टाइगर फोर्स देता है जो कि एडिशनल वैल्यू 0.5 रहता है। लेकिन इस बार से भी जियोगे बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है क्योंकि इस बार भी उसे 50 सेंट ही दिया जाता है और वो उस लड़के को एकदम तबाही से मार देता है। उसका अंकल आंटी सभी लोग इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आया। और इधर जियोगे उसकी वाइफ को यही कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद जियोगी और उसकी वाइफ दोनों ही हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। वहां पर जाते वो लोग पूछने लगता है कि रूम नंबर 18 पर क्या कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुआ है। लेकिन वहां पर जो नर्स रहती है वो बताते हैं कि नहीं, कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी कुछ भी नहीं हुआ है। वो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। तभी जियोगे कहता है कि चलो हम लोग अंदर जाके चेक करते। वो लोग जाते लगते हैं। तभी हम लोग अंदर की उस कमरे का सीन दिखाया जाता है जब हम लोग वहाँ पर जियाशिन की फादर और उसकी मदर दोनों को ही देख पाते हैं। उसकी मदर बैठती हुई कला खा रही होती है और उसकी फादर वहाँ पर उसकी माँ की पैर दबाने लगता है। जियाशिन की फादर यही कहता है कि मेरी वाइफ, आपका सचमुच आइडिया बहुत ही बढ़िया है कि आप जियाशिन को शादी करने के लिए यानी कि दोबारा से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं इस प्रकार से। उसकी मॉम यही कहती है कि जियाशिन एक ऐसी लड़की है जो कि आपकी बीमारी के नाटक को देखकर वो जरूर से जरूर राजी हो जाएगी। और जियाशिन की मदर की नाम है वांग फिंग और उसके फादर की नाम है जाओ शिन। लेकिन उसकी फादर यही कहता है लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि जियाशिन इसे चाहते भी या नहीं। उसकी मॉम तभी ये कहता है कि क्या उसके पास और कोई भी दूसरा रास्ता है। तभी अचानक से हम लोग देख पाते हैं जियोगे और उसकी वाइफ दोनों आ जाते ही उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जियाशिन यही कहते हैं कि आप लोग ऐसे मेरे साथ कर रहे थे। यहाँ पर जियोगे भी इस चीज को देखते हुए समझ जाते हैं। तभी उसकी फादर दोबारा से नाटक करने की लगता है। तभी जियाशिन यही कहती है कि आपको और नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसकी फादर उसे समझाने लगता है कि देखो जियाशिन, हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा फैमिली अच्छे से रहे। उसकी मदर ये कहता है कि हम लोगों ने ये सब कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। जियाशिन तभी कहती है कि ये आपने मेरे लिए किया या आप खुद के लिए किए हैं। तभी जियोगे उसे समझाने लगता है कि तुम रो मत। और जियोगे उन लोगों के ऊपर दोबारा से पैसा फेंक कर मारता है और कहता है कि जियाशिन के ऊपर ब्लेम मत करना और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और ये तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है और भविष्य में कभी भी जियाशिन को दोबारा से डिस्टर्ब मत करना। और जिस प्रकार से पैसा जियोगे ने फेंका था उसकी सिस्टम यही कहता है कि आपने जिस प्रकार से पैसा को फेंका है इसका मनी का फीडबैक वैल्यू 0 आता है। तभी ये देखता है जियोगे सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत तरीके से इस पैसों को फेंका था। जियोगे जैसे ही बाहर चले आते हैं उसकी साइड जियाशिन की मदर ये कहने लगता है कि ये पुअर गरीब लड़के के पास अचानक से इतनी सारा पैसा कहाँ से आ गया, क्या उसने चोरी किया है या तो उधार में लिया है या इसकी लाख भी हो सकता है। और यह पर जियोगे सोचता है कि अगर ये जियाशिन के लिए नहीं होता तो फिर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहता, यानी कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनता। तभी उसे वो बहुत ज्यादा भूख लगा था। वो देख पाता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तभी वो उसी लेडी को चिल्लाने लगता है कि रिच वुमेन, रिच सिस्टर, रिच ग्रैंडमा, क्या कोई भी सिस्टम है यहाँ पर? हे, क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो? तभी वो अचानक से वही होस्ट लड़की कहते हैं कि तुम अचानक से मेरी आधी नींद पर डिस्टर्ब क्यों किए हो। जियोगे उसे के सामने रोते हुए बताते हैं कि रिच सिस्टर, मुझे खाने की जरूरत है। लेकिन तभी वो ये भी नोटिस कर पाता है कि उसके सामने एक काउंटडाउन है जो कि 9 घंटा 59 मिनट्स का होता है। वो कहता है कि ये काउंटडाउन किस वजह से है।
वो लेडी उसे यही समझा देते हैं कि ये जब टाइम खत्म हो जाएगा तब ये सिस्टम दोबारा से रीसेट हो जाएगा और ये तुम्हारे वजह से ही हुआ है और ये रीसेट होने के बाद तुम्हारा कैरियर खत्म हो जाएगा। ये सुनते हुए जियोगे एकदम से शॉक होकर कहता है कि क्या मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। और तभी उसे यही भी बताया जाता है कि उसने जिस पेंडेंट को पढ़ा था यूजुअली वो इस प्रकार से होता है। ये सुनता हुआ जियोगे कहता है कि मैंने तो हमेशा इस चीज को अपने गले में पहन कर रखा था, लेकिन मैं दोबारा से ऐसा और नहीं बनना चाहता हूँ। मैं 1 युआन के माध्यम से इसे बदलना चाहूंगा। और फिर वो उसकी पेंडेंट को जो है एक सेनहाउ 1 सेन के साथ एक्सचेंज करता है और फिर वो यही सोचता है कि क्या मैं इसके साथ कुछ बीन्स खा सकता हूँ। तभी वो भागता भागता जाता है कुछ खाने के लिए, एटलीस्ट ये चीज तो उसकी भूख को मार सकता है। और हालांकि उसके पास से अभी 10 मिनट भी बचा हुआ है। तभी उसके सामने उसे एक दुकान मिल जाता है। वो जाते कहता है कि क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाना, लेकिन उसकी सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि उसने उस करेंसी को इस्तेमाल किया था और अभी वो सिस्टम बंद होने में यानी कि रीसेट होने में सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ है, लेकिन उसका फीडबैक वैल्यू 0 होता है। तभी वो उस आदमी को कहता है कि सर क्या मुझे बिना पैसा दिए कुछ खाना मिल सकता है। वो आदमी उसे गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी उसे मिल जाता है खाना और सिस्टम रीसेट होने में सिर्फ अभी 3 मिनट ही बचा हुआ है। वो आखिरकार इसे खा ही लेता है और फिर उसके पास वो ये भी सोचता है कि जिएक्शन के साथ मिलने के लिए और उसके पास वक्त भी नहीं है। वो अपने आप को यूजलेस कहता है कि वो दोबारा से जिएक्शन की लाइफ को बेहतर नहीं कर पाया। एटलीस्ट अगर वो मर भी जाएंगी लेकिन डायमंड का वैल्यू डायमंड ही रहते हैं। वो जिएक्शन को सॉरी कहते हैं। तभी अचानक से उसके सामने एक कैट आ जाते हैं और उस कैट को देखते हुए वो यही कहता है कि क्या तुम भी मेरे जैसे यहाँ पर सेमी हो, यानी कि अकेले रहते हो और सिस्टम रीसेट होने में सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था। और वो उस कैट को बताता है कि आई एम ग्लैड कि तुम अभी मेरे पास आए हो मुझे कंपनी की देने के लिए। और जैसे वो उस कैट को अपने सामने लेता है अचानक से सिस्टम एडोप्ट एक कैट लेने के वजह से उसे 1 लाख फीडबैक पॉइंट दे देता है, यानी कि उसकी सिस्टम रीसेट नहीं होता है। तभी वो इस चीज को देखता हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो कीमत है वो $1,000,000 से भी ज्यादा है। और जिएक्शन को बिल्ली भी बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। चलो हम लोग घर चलते हैं। और दूसरी साइड हमें यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर और एक जगह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि वही आदमी जिएक्शन के साथ जिस आदमी को शादी करने के बारे में उसकी अंकल आंटी बता रहे थे। ये आदमी कहता है कि अचानक से जियोगे के सामने इतनी सारा पैसा आ गया, उसे कहाँ से ये मिला। उसके अंकल यही कहता है जिएक्शन की हमें बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं है। तभी ये सुनता हुआ वो आदमी अपना सिगरेट के ऐश उस आदमी के हाथ में देने लगता है और यही कहता है कि ठीक है, मैंने जितने भी सारा पैसों का इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा क्योंकि कुछ आदमी मेरे अगेंस्ट है। तभी जिएक्शन के अंकल कहते हैं कि नहीं प्लीज आप मुझे एक मौका दीजिए, लेकिन वहां पर वो आदमी उसे एक गार्ड को पर भेज देता है कैसे इसे यहाँ से निकालो। और फिर उसकी गार्ड को यह कहता है कि जियोगे को ढूंढो और हाईचैंग से उसे हमेशा के लिए मिटा दो। वो आदमी कहता है कि ओके सर, लेकिन वो ओके कहने से पहले ये आदमी कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी रूम को गंदा करूँ। वो उस आदमी के हाथ पर यानी कि उसकी जो बॉडी गार्ड रहता है उसके हाथ पर ही वो अपना ऐश को बुझा देते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का एक शब्द भी नहीं कहता है और कहता है कि ठीक है मैं उसको सफाई कर दूंगा। दूसरी साइड हम लोग जियोगे को देख पाते जो कि अपनी बिल्ली को लेकर जा रहा था। तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाता है और गाड़ी से इन सारे बदमाश लोग निकलते हैं। जियोगे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे, और तभी ये लोग कंफर्म करता है उसकी फोटो देखकर कि यही वो कमीना है। और फिर वो लोगों को कहते हैं कि चलो उसे पकड़ो। और जियोगे इन लोगों को देखता हुआ भागने लगता है, कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो लोग बताता है कि तू कहाँ भाग रहा है, हम लोग तो तेरा सिर्फ लाइफ को चाहते हैं। कुछ दूर जाते ही उसे वो धक्का देता है और कहता है कि तू हमसे भाग नहीं पाएगा। वो एक दीवार पे जाके सटक जाता है और कहता है कि होल्ड हिम, इसे भागने मत दो यहाँ से। लेकिन जियोगे चिल्लाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और तभी वो गुंडा कहता है कि मैं चाहे तुझे हाईचैंग से हमेशा के लिए मिटा दूंगा क्योंकि मेरा बॉस बिल्कुल भी तुझे पसंद नहीं करता है। अभी जियोगे कहते हैं कि हाँ मुझे अभी समझ में आ गया कमीना तुम लोग किस चीज के बारे में यानी कि कौन आदमी के बारे में बात कर रहे हो। तभी ये गुंडा कहता है कि तू स्मार्ट है लेकिन अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया। जियोगे कहते हैं कि मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से वही जगह पर एक लड़की आकर कहती है कि स्टॉप, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ कि तुम लोग डे टाइम में ऐसे एक खुलेआम लोगों को मारने की हिम्मत कर रहे हो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, यानी कि ज्यादा ही कुछ साहस दिखा रहे हो। तभी ये गुंडे लोग उसकी बात को सुनता हुआ हंसता हुआ कहता है कि क्या डे टाइम, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी अंधेरा हो जा रहा है। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये खूबसूरत लड़की इस लड़के को बचाने के लिए आए है। लेकिन जियोगे उसे देखकर पहचान जाते हैं क्योंकि इस लड़की के नाम है योजियन जो कि हाईचैंग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जो फाइट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इस चीज के बारे में जियोगे ने सुना था।
तभी ये लड़की यानी कि यू जियाओ कहने लगती है कि सच मुझे बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि तुम लोग एक वीक लड़के के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर जियाओगे इस बात को सुनता हुआ सोच कहता है कि नहीं, मैं तो कोई वीक पर्सन नहीं हूँ। तभी ये गुंडा उस लड़की को यही कहता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम है, तू यहाँ से जल्दी निकल जा, नहीं तो हम लोग अगर मारेंगे तो तू हमें कुछ नहीं कह पाएगा। तभी ये सुनता हुआ वो लड़की भी कहती है कि इस चीज के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी वो गुंडा लड़का कुछ और लड़कों को कहते हैं कि चलो अभी इस लड़के को काम मतलब इस लड़की की काम तमाम कर दो। ये कहते हुए वो लोग भी उसके लिए मारने के लिए चाहते हैं। और तभी हम लोग इसी लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी पैंट को फाड़ देती है और फाड़ते हुए कहती है कि मुझे पता था कि आज फाइटिंग होगी, इसी वजह से मैंने स्कर्ट को पहनकर। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि वहां पर जितने भी सारे गुंडे लोग होते हैं वो इसी लड़की को देखते हुए सब लोग उसकी हाइट, उसकी कलर, उसकी सारा का सारा चीज को जज करने लगते हैं। और तभी वो लड़की उन लोगों की तरफ दौड़ते हुए आती एक लड़का को बहुत बुरी तरह से पीटता है और पीछे से एक लड़का हमला करता है, लेकिन पीछे से जो है जियोगे उससे गाइड करता है और फिर वो इस लड़के को भी मारती है इस लड़की। और तब यहाँ पर जो मेन गुंडा है इस चीज को देखता हुआ सोचता है कि ये तो बहुत अच्छे से फाइट कर रहे हैं। और कुछ गुंडे लोग ये कहने लगते कि बॉस हमें अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन किसी योगी इस चीज को देखता हुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये मेन गुंडा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। और फिर वो लड़का जब जाता है उस लड़की के साथ उसका थोड़ा बहुत फाइट तो होती है। तभी वो लड़का ये समझ जाता है उसकी वीकनेस, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्मार्टली फाइट कर रहे हैं। और फिर वो यही कहता है कि लेडी अब समय आ गया है कि तुम्हें फाइटर मतलब टाइगर के साथ लड़ाई करना होगा। और तब ये लड़की भी एकदम शॉक में रह जाती है। वो सोचती है कि क्या उसे ऑलरेडी पता चल गया। वो लेडी गुस्से में जाके उस लड़के को अपने हाथ से मतलब उसकी बहुत ज्यादा चेस्ट पे मारने लगते उस लड़के का। लेकिन तभी वो लड़का अपने हाथ से उस लड़की के एक हाथ में मारता है। तभी वो लड़की सोचती है कि उसने मुझे इतनी ज्यादा जोर से मारा है कि मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। तभी वो लड़का जो है उस लड़के के पास जाके उसके कपड़े को फाड़ने लगता है और बताता है कि देखो तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। और ये कितनी ज्यादा स्मूथ है। कुछ लड़के भी गुंडे लोग आने लगता है कि चलो अभी मैं पहला करूंगा, मतलब समझ सकते हो किस चीज के बारे में बात कर रहा। और इधर से जियोगे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग उसे टच भी मत करो। लेकिन यहाँ पर जो मेन गुंडा है वो जियोगे को कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग को एक बार होने दे, फिर तुम्हारे साथ वो जरूर करेगा। और तभी जियोगे का सिस्टम यही कहता है कि क्या तुम्हें अभी टाइगर फोर्स की जरूरत है। जियोगे कहता है कि हाँ मुझे जरूरत है। उसके हाथ में एक पिल होता है, वो उस पिल को खाने वाला था लेकिन वो खा नहीं पाते हैं। वो चिल्लाने लगता है कि लेडी। तभी वो लेडी कहने लगती है कि मतलब वही होस्ट वो कहती है कि इतनी लेट नाइट तुम्हें क्या जरूरत है। वो बताता है कि मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तभी वो लेडी कहती है कि ठीक है इमीडिएटली तुम्हें गेन हो जाएगा। और तभी वो लेडी उस पिल को उसे दी, जैसे उसके मुंह पे देते हैं भाई साहब हम लोग देख पाते हैं जियोगे का एकदम से ताकत आ जाता है। वो इन लोगों को एकदम फोड़ने लगता है और फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे इस चीज को लिए फोर्स किया। और देखो बीच बीच में सिस्टम आके बहुत सारे बातें करता है कि टाइगर इस फोर्स के लिए वैल्यू 1 है, तो मैं इन सारी चीजों को नहीं कह रहा हूँ। खैर उसके बाद एक गुंडा कहता है कि क्या तुम भी उसे देखना चाहते हो बिना कपड़े के, आ जाओ। और तभी हम लोग देख पाते हैं जियोगे अपनी पूरी ताकत के साथ टाइगर मतलब के साथ इन लोगों को जाकर बहुत ज्यादा मारते हैं। और इसी वजह से उसका जो सिन्हाउ पॉइंट है वो +1 होते रहते हैं। और ये लड़की भी इस चीज को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है कि इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से वो फाइट कर रहे हैं। और फिर वो लेडी उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बढ़िया हो। तभी जियोगे अपना कपड़े को खोलकर उस लड़के को देते हैं और बताता है कि तुमने मुझे मदद किया, इसकी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, चलो अभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक से एक लड़का आके जैसे पीछे से जियोगे के ऊपर हमला करता है, वो अपने हाथ से उसकी लकड़ी को तोड़ देता है। और ये चीज देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दोबारा से कुछ लोग उसके सामने आता है लेकिन इस बार भी वो इन दोनों को मार देता है। और ये लड़की इस चीज को देखता हुआ एकदम हैरान रह जाता है कि वो कब से इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन गया। उसके बाद जियोगे इन सारे गुंडों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम लोगों को कुत्ते की तरह मारूंगा। वो लोग कहते हैं कि क्या हम लोग फाइट करने के लिए चाहे बॉस। और तभी और एक लड़का आकर कहते हैं कि तूने मुझे मारने के लिए फोर्स किया। वो सीधा आके जियोगे के कंधे पर मारता है और शायद जियोगे का यही वीकनेस है। उन लोगों को ये पता चल जाता है कि यही उसका वीकनेस होगा। और जियोगे को डर लगने लगा है क्योंकि ये लोगों को उसका वीकनेस के बारे में पता चल गया है। तभी उन लोगों का जो मेन बॉस है वो कहता है कि इन लोगों को मतलब उसे घेर लो। चारों तरफ से ये लोग घेर लेते हैं उसे और सभी लोग उसको मारने के लिए चाहते हैं। लेकिन जियोगे डर के मारे कहने लगता है कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आता है कि 1 वर्सेस 1 है तो तुम लोग चले आ जाओ। और यहाँ पर वो लड़की भी उसे समझाती है कि तुम यहाँ से भागो। और फिर वो जैसे तैसे इन लोगों को बचने लगता है, लेकिन ये लोग जैसे मतलब मारने ही लगता है जियोगे को, उसके पीठ पे भी मारते हैं।
और मेन जो गुंडा रहता है वो कहता है कि ये तो जस्ट अभी शुरुआत हुआ है, चल अभी गिव अप कर दे। और इधर ये लड़की उसे थोड़ा बहुत हौसला देने लगती है। तभी हम लोग देख पाते हैं जियोगे दोबारा से रिच सिस्टर को पुकारते हैं कि तुम मुझे मदद करो। तभी ये सुनती हुई वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें चीता वाली स्ट्रेंथ चाहिए। वो बताता है कि हाँ मुझे जरूरत है, लेकिन इसी वजह से उसका 20 लाख पेमेंट को लिया जाएगा, या भी उसके पास सिर्फ 6 लाख ही बैलेंस बचा होगा। और जैसे वो इस पिल को दोबारा से खा लेते हैं भाई, उसका रफ्तार एकदम चीता जैसा हो जाता है। वो वहां से भागकर सीधा इस लड़की को पकड़ते हुए एक जगह पर ले जाती है और बताती है कि मुझे पता नहीं कि मैं इन लोगों के साथ कैसे लड़ाई करूं। और वो उस लड़की को पकड़ कर रखी होती है। वो लड़के कहते कि मुझे छोड़ दो। और ये गुंडे लोग कहने लगते कि अरे बाप रे, उसने चालाकी करके हमारे यहाँ से भाग गया। और लड़का कहते हैं कि वो जो है उस लड़की को भी लेकर भाग गया, उस कुत्ता का महीना। तो इधर ये लड़की जो है वो जियोगे को पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी भी मार्शल आर्ट्स को सीखा है। जियोगे कहता है नहीं। तो फिर वो पूछता है कि तू फिर मिलिट्री को स्टडी किया है। वो कहते हैं फिर नहीं। तभी वो लड़की कहने लगी तो फिर तुम ये कैसे कर सकते हो। जियोगे कहता है कि मैंने जो है रेडियो जिम्नास्टिक को सीखा है। तभी ये सुनता वो लड़की कहती अच्छा ऐसा बात है, तो फिर तुम उन लोगों को दिखा दो, तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं थोड़ा बहुत तैयार हो रहा हूँ। ये कहते हैं वो आगे निकल जाता है उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और कहता है कि चलो मैं अभी उन लोगों को रेडियो जिम्नास्टिक का पावर दिखाऊंगा। ये कहते हैं वो उन सारे लोगों के बीच में कूद जाता है और जैसे जैसे फाइट करता है इसका जो सिन्हाउ पॉइंट है या सिस्टम का पॉइंट वो 1000 तक पहुंच जाता है, 10,000 तक। ऐसे वो उसका पॉइंट जो है इंक्रीज होता रहता है। खैर इन लोगों का काम तमाम करने के बाद जियोगे उस लड़की को एक टैक्सी पर बैठा देते हैं। वो लड़की भी उसके शुक्रिया अदा करते हुए चले जाती है। और तभी इधर जियोगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर ये सोचता है कि शायद इस लड़की का मेरे ऊपर क्रश खा गया है, यानी कि उसके ऊपर क्रश खा गया है वो लड़की। और इधर हम लोग ये देख पाते हैं ये गुंडे लोग जब गांव गौंजी के पास चले जाते हैं, वो गांव गौंजी इस चीज को देखते बिल्कुल भी खुश नहीं था कि ये लोग उससे जियोगे से पीट कर आए थे। ये इसे मारता है। ये गुंडा कहता है कि बॉस आप प्लीज मुझे और एक मौका दीजिए, लेकिन गांव गौंजी कहता है कि इसे खींच कर वेयरहाउस तक ले जाओ। लेकिन वो लड़का चिल्लाता है, कहते कि बॉस प्लीज मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, मैं मार्शल आर्ट्स को जानता हूँ, मैं इस प्रकार से जियोगे को मार सकता हूँ। लेकिन गांव गौंजी कहता है कि मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो गया है। लेकिन वो गुंडा कहते कि बॉस मैं आपके यहाँ पर 3 सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे एक बार तो बिलीव कीजिए। और लेकिन वो सुनता नहीं, उसे खींचता हुआ वेयरहाउस तक ले जाते हैं। और इधर हम लोग देख पाते हैं ये जो गांव गौंजी है वो और एक चाल चालते हैं जिनशिन गवर्नमेंट फैक्ट्री की तरह, ग्रामीण फैक्ट्री से। और फिर वो जो है जियाक्शिन की फोटो को देखते हुए कहती है कि कोई भी कीमत में, किसी भी कीमत में मुझे इसे चाहिए। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं जियोगे जब घर आ जाते हैं वहीं पर उसकी साली रहती है। उसकी साली उसे रखती कहती कि जियोगे तुम वापस क्यों आ गए, तुम क्यों मर नहीं गए। वो उसको मारने जा रहा था लेकिन वो उसे मार नहीं पाए थे। और उसकी नाम है जाओ जियाओ। जियोगे उसकी साली को यही कहने लगी कि तुम यहाँ से हटो नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। वो उसकी साली कहती है कि तुम यूजलेस हो। तभी वो उसके हाथ में एक कैट को देखते हैं। उस कैट को देखते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट एंड स्वीट है। वो जैसे उसे टच करने के लिए जाते हैं जियोगे उसे टच भी नहीं कर देते हैं। और तभी ये चीज देखते हुए वो कहती है कि ब्रदर इन लॉ क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे, क्या आप एक बड़ा सा रैबिट को चाहेंगे। ये सुनता हुआ जियोगे कहती कि वेरी नाइस, बहुत अच्छे हेयर है। और जियोगे सोचता है कि उसे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वो उस कमरे के अंदर एक रैबिट को छुपा कर रखा है। खैर उसके बाद उसकी जो साली है वो कहती है कि सॉरी ब्रदर इन लॉ अगर क्या होगा मैं आपको ब्रेक दूं, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहेंगे। वो भाई देखो भाई क्या हालत कर देते हैं, वो उस पिछवाड़े को देते हैं मतलब मारने के लिए कि आप खेलना चाहेंगे कमेंट। और इसी चीज को देखते हुए जियोगे सोचता है कि ये इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन भाई लड़का है, लड़के का मन क्या मानता है, वो बहुत जोर से उसकी एस पर एक बहुत ज्यादा जोरदार से स्लैब मारते हैं। वो उसकी साली कहती कि ये बहुत ज्यादा हार्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे वो कैट चाहिए। वो स्लैब इसी वजह से खाती है ताकि उसे वो कैट मिल जाए। खैर वो उस कैट को लेकर जाते हैं और उसकी दीदी जो है उसे कहने लगती है ब्रदर जियोगे ने मुझे मारा है। तभी ये सुनता हुआ उसकी वाइफ जियोगे की वाइफ जियाक्शिन कहती है कि क्या तुम सचमुच कोई परेशानी खड़ा करना चाह रहे हो यहाँ पर। लेकिन तभी वो उस कैट को देखकर वो भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये एक ब्लैक कैट है, क्या मैं इसे जियो ही कह सकता हूँ। और फिर वो उसे साफ सफाई करने के लिए ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर्टी है। और इधर उसकी बहन इस बात से बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि इस कैट के वजह से उसे चोट लगी है। खैर वो जैसे हम लोग देख पाते जियाक्शिन इस कैट को धोकर साफ करते हैं, ये कैट तो व्हाइट निकला। और फिर वो जो जियोगे को कहता है कि चलो सोने के लिए जाते हैं। और फाइनली उसकी काम भी खत्म हो जाता है। और इधर जियोगे को वो कहने लगता है कि जियोगे तुम बेड पर चले जाओ। जियोगे कहता है कि ओके। और उसके मुंह से लाल टपकने लगता है क्योंकि वो सोच रहा है कि वो दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। लेकिन जैसे वो बेड पर सोते हैं वो देख पाते हैं जियाक्शिन वो नीचे फ्लोर पर चले जाती है क्योंकि वो उस कैट के साथ सोना चाहती है।
कैरिया से सीधा सीन शिफ्ट होते देख पाते हैं मिड नाइट पे ये एक्शन कुछ कर रहे थे। तभी वो से जियोगे पूछने लगते क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। अभी रिएक्शन इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उन लोगों की फैक्ट्री में जितने भी सारे ऑर्डर थे सारे के सारे ऑर्डर को किसी ने कैंसिल कर दिया है। तभी अचानक से रिएक्शन की जो फादर और मदर दोनों ही आ जाती है। उसकी फादर कहता है कि हम लोगों का जो 8000 ऑर्डर लॉस हो गया है, अभी हमारे वेयर हाउस में कौन अपना चीजों को रखना चाहेगा, ऐसे तो हम लोग हमारा फैक्ट्री को खो देंगे। तभी रिएक्शन की मदर कहने लगता है कि तुमको किसने कहा था कि तुम इस फैक्ट्री को एक कपड़े वाले को वहां पर गिरवी रखो। रिएक्शन बताते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इस चीज को फिक्स कर दूंगी, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाले हैं। उसकी मॉम अभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी फैक्ट्री हमारी खत्म होने की कगार में है, क्या तुम चाहते हो कि अभी हम लोग सिर्फ हवा खाते रहे। तभी अचानक से रिएक्शन को बचाने के लिए जियोगे आकर कहता है कि आप पहले भी इस चीज के लिए एग्री थे, तो फिर आप अभी उसे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। और उसकी मॉम तभी रिएक्शन की मॉम उससे जियोगे को बता रही थी तुम अभी भी मेरे सामने आके बात कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हमारा फैमिली इतनी ज्यादा अनलकी हुआ। और उसके रिएक्शन की फादर भी उससे गुस्सा दिखाकर कह रहे कि जियोगे तुम अभी क्या अभी यहाँ से निकल जाओ। तो वैसे नेक्स्ट रिएक्शन ये कह दी कि मॉम एंड डैड आपके पास तो वो 2 लाख है ना, शायद हम लोग इस चीज से बचा सकेंगे, लेकिन जैसी पैसों के बारे में बात आता है उसकी मॉम डैड कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जियोगे कहता है रिएक्शन का तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। ये बात सुनते हुए रिएक्शन की मॉम कहने लगती है कि तुम यूजलेस हो, तू खाना फेंकने के अलावा तू और क्या कर सकता है। तभी वहाँ पर रिएक्शन की फादर कहते हैं कि इसको छोड़ो, हम लोग गाँव गोंसी के पास जाते हैं, शायद वही कुछ कर सकते हैं। ये सुनते हुए रिएक्शन की मॉम भी कहती है कि हाँ अभी सिर्फ गोंसी हमें मदद कर सकते हैं, वो गोंसी से पैसा मांगते हैं। तभी गोंसी कहती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्शन को भेज दो पैसों को खुद कलेक्ट करने के लिए। तभी ये बात सुनता हुआ जियोगे ये कहता है कि देखो तुम उसके ऊपर भरोसा मत करो क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ चीजें हुआ है। तभी रिएक्शन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ बातें नहीं करूंगा। लेकिन जियोगे को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि जियोसिन को वो और चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तभी रिएक्शन की मॉम कहने लगती है कि हे जियोगे तुम बहुत ज्यादा रबिश बात कर रहे हो, अगर तुम इस चीज को नहीं कर सकते हो तुम इस चीज में इन्वॉल्व मत हो। रिएक्शन की फादर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, और फिर वो गुस्से में वहां से चले जाने लगते हैं। लेकिन रिएक्शन उससे कहने लगते हैं इन लोगों को कि उसका इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन रिएक्शन की मॉम उसे यही बात कहने लगती है कि अगर वो नहीं रहते, अगर तुम उसे शादी नहीं करते तो फिर हम लोगों को ऐसा लाइफ बिल्कुल जीना नहीं पड़ता। जैसे वो निकल जाता है उसके पीछे पीछे उसका बिल्ली भी चले जाती है। तभी अचानक से रिएक्शन की फोन पे एक फोन आती है। रिएक्शन फोन पकड़ती कहते कि क्या ये सच बात है। उसकी मॉम भी हैरान रह जाती कि क्या बात कर रहे। तभी रिएक्शन ये बता देते हैं कि किसी ने अभी अभी 8 लाख प्राइस टूल जो है ऑर्डर दिया है, शायद हम लोग हमारा कंपनी को बचा पाएंगे, उसने हमारे कंपनी में पैसा भी डाल दिया है। तभी ये सुनते हुए उसका फादर एकदम शॉक में आ जाता है, कहता है कि क्या बाया। तभी ये सुनता हुआ रिएक्शन कहता है कि मुझे भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, उसने जो है टेलीफोन पे इसका रिजर्वेशन किया है, क्या ऐसा जियोगे कर सकता है। उसकी मॉम तो इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है, कहते हैं कि नो वे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ऐसा बिगेस्ट पॉसिबल कि गाँव गोंजी ने ऐसा काम किया है। लेकिन दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं कि जियोगे ने इस चंग को किया था। वो सोचता है कि मैं अभी इतनी सारा आइटम को क्या करूंगा, और सिस्टम में उसे यही कहता है कि तुमने जितने भी सारे पैसों को इस्तेमाल किया है इसका फीडबैक 0 है। तभी ये सुनता हुआ जियोगे सोचने लगती कि राइट, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के लिए चीजों को अच्छा खरीद रहा हूँ तो ये गुड फीडबैक में आते हैं। तभी जियोगे वहां पर एक लड़के को देख पाते हैं और उसके साथ साथ कुछ लड़के लोग भी होते हैं। और जैसे ही वो उनके सामने से जाने लगता है अचानक से वो लड़का उसे पुकारता है कि हे स्टॉप। तभी उन सारे लोगों के बीच में एक लड़की भी रहती है। वो कहती है कि वेट, ये तो जियोगे है, मेरी क्लासमेट, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो येलो बाल वाला लड़का होता है वो कहते हैं कि हे क्या तूने मुझे रोकने के लिए कहा। तभी ये सुनता हुआ वो भी कहते हैं कि मैं तुझे क्यों रोकने के लिए कहूंगा, तू खुद रोका। तभी वो ये सुनता हुआ वो लड़का कहते हैं कि मैं तुझे बात कर रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ जियोगे भी कहता है कि मैं भी तुझे साथ बात कर रहा हूँ। तभी ये सुनता हुआ ये जो लड़का होता है जिसका नाम है फेंगी, उसके एक लड़का और गुंडा राइड का रहता है। वो कहते हैं कि फेंगी ये तो तुम्हारे आपके साथ खेल रहा है। तभी जियोगे उसे कहता है कि देख मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, अगर तू मुझे बीट सकता है यानी पीट सकता है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी ये सुनता हुआ ये जो फेंगी है वो कहता है जियोगे को कि मुझे लगता है कि तू इस हाई जंग पर रहना और नहीं चाहता है, यहाँ पर रहने से तू थक गया है। तभी जियोगे भी कहते हैं कि अच्छा तो फिर तू मुझे क्या किक करना चाहता है। तभी ज़ेंग भी कहता है कि अच्छा अगर तेरा यही चाहता है तो फिर, और फिर वो मने मन सोचता है कि अगर मैं इसे मार सकूं तो फिर मेरा जो ब्रदर है वो मुझे एक स्पोर्ट्स कार खरीद कर देगा। तभी वहां पर जो और भी लड़का होता है वो लोग कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो उसके साथ लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइपो नॉर्मल है।
क्यों ना हम लोग जस्ट एक मार्बल खेले। तभी जियोगे कहते हैं कि ठीक है मैं खेलूंगा, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो फिर तुम्हें जो है हंड्रेड्स ऑफ डॉलर के कुछ इक्विपमेंट्स को खरीदना होगा। ये सुनता हुआ फेंग जी कहता है कि अच्छा ऐसा बात है, श्योर। और फिर वो मन मन सोचता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और इधर जियोगे इतनी ज्यादा चालाक होता है कि वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट को भी लेकर आता है और फिर वो एग्रीमेंट को देखकर भी वो एक राजी हो जाता है। तब यहाँ पर जो लड़का मार्बल खेलने के लिए आता है वो कहता है कि रूल सिंपल है, तुम्हें जस्ट यहाँ पर गेस करना होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा मार्बल है। तभी यहाँ पर इस चीज को देखता हुआ जियोगे सोचता है कि ये ट्विंकिंग पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा लो है, ये फेयर बेट तो नहीं है। तभी वहां पर फेंगजी कहते कि हे जियोगी देख, मैं तुझे अभी भी मौका दे रहा हूँ, तू अभी भी पीछे हट सकता है। तभी जियोगे उसे कहता है कि कौन हारेगा या जीतेगा ये अननोन है। और फिर वो रिच सिस्टर को पुकारता है कि मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा सा मदद कर सकते हैं। तभी वहां पर जो रिच सिस्टर है वो भी उसके साथ मजाक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वेलकम टू द शिन हाउस सिस्टम, प्रेस 1 फॉर पोर्तुगीज एंड प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। ये सुनता हुआ जियोगे कहता है कि प्लीज आप मजाक मत करो, 1+1। तभी वो लड़की दोबारा से कहते हैं कि द रिक्वेस्टेड द वैल्यू ऑप्शन हाउ प्रेस 1 फॉर द मॉल सिस्टम, प्रेस 2 फॉर सर्विस मैनुअल। तब वो कहते हैं कि सॉरी द ऑपरेशन कोड इज रॉन्ग, प्लीज प्रेस द स्टार्ट टू रिटर्न द मेन मेन्यू और प्रेस 9 टू लिसन अगेन। ये सुनता वो एकदम परेशान में आ जाता है। जियो के कहते हैं कि प्लीज सिस्टर मेरे साथ मत खेलिए। और फिर सिस्टर उसे मॉल सिस्टम के सारा चीज दिखाता है कि टाइगर पावर, चीटा स्पीड, पर्सपेक्टिव कितने में कितनी ज्यादा पैसा लगेगा। तभी उसके पास सिन्हाउ बैलेंस सिर्फ 1 लाख ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैसा लग रहा है, यानी कि पर्सपेक्टिव आई जो है उसमें 2 लाख लगेगा। वो सोचता है कि मैं तो ये पर्सपेक्टिव आई चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया। वो रोने लगता है। तभी सिस्टर कहती है कि स्टॉप, और फिर वो उसे एक पिल देते हैं। और वो जैसे इस पिल को खाते हैं तभी वो उस आंख से देख लेते हैं कि वहां पर 5 है। वो एकदम गेस कर देता है 5 है। और फेंगजी इस चीज को देखता हुआ एकदम शॉक में रह जाता है कि उसे बिल्कुल इस चीज के बारे में कैसे पता चला। लेकिन तभी वो लड़का जो लड़का वहां पर खेल रहा है वो कहता है कि हे शांत हो जाओ, तुमने सिर्फ अभी गेस किया है, तुमने देखा नहीं है, ठीक है, तुम ध्यान से देखो। जैसे वो उस कप को उठाता है वहां पर सिर्फ 4 रहता है, यानी कि 5 नहीं। जियोगे भी इस चीज को देखता हुआ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि एब्सोल्युटली ये इम्पॉसिबल है। तभी फैंसी कहते हैं कि हे रबिश, चल अभी यही हाई चैंग से दूर हो जा। और एक लड़का ये कहता है कि अगर तू इस जगह पर दोबारा से आता है तो तुझे मैं एक पाप के जैसा लूंगा। और उसकी एक क्लासमेट भी रहती है जो लड़की, वो कहती है कि माय क्लासमेट जियोगे, आई एम रियली सॉरी। जियोगे वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से एक लड़की कहती कि 1 मिनट रुको, जियोगे ने राइट गेस किया है, मैंने देखा है कि तुमने अपना पैर को हिलाया था और वो मार्बल को हटाया था। तब ये सुनता वो लड़का उसे कहने लगती कि हे क्या तू बकवास कर रहा है, क्या मैं तुझे पीटूं। तभी वो लड़की उस लड़के के हाथ को पकड़ते हुए जैसे ऊपर के उठाता है, उस लड़के के हाथ में वो ही मार्बल रहा। तो उसके बाद तो वहां पर कुछ पब्लिक भी एकत्रित हो जाते हैं। वो लोग आकर ये कहता है कि ये तो एक फ्रॉड है, हम लोगों ने ये भी सुना है इसका बहुत सारा तरीका होता है। तो तभी जियोगे उससे ये कहता है कि तुम मुझे 1 मिलियन दे दो। तभी वो लड़का यानी कि फेंग भी गुस्से में आकर कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा लकी है, और उसे वो दे देते हैं। जैसे उसे पैसा देते हैं हम लोग देख पाते हैं जियोगे का जो पैसा वो डबल हो जाता है, यानी कि फिर बैट जो सिस्टम है उसके भी पैसा मिलकर उसका पैसा डबल हो जाता है। तभी वहां पर जिस लड़की ने उसे मदद की थी वो उसके साथ पास वो मार्बल लेकर आ जाते हैं। लेकिन इधर जियोगे उस लड़के को कहता है कि तुमने जिसने भी सारे ऑर्डर को दिया था वो सारे के सारे ऑर्डर तुम्हारे डेस्टिनेशन तक बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। जियोगे पीछे घूमते ही उस लड़की को बताते हैं कि शुक्रिया। और जैसे ही भाई उस लड़की को वो देखते हैं उसके मुंह से लार टपकने लगते हैं। और तभी वो लड़की कहने लगती है उसे कि तुम्हारे मुंह से मतलब नाक से खून क्यों बह रहे हैं। तभी जियोगे उसे कहते कि तुम मेरे करीब भी मत आना क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ये सुनते वो लड़की थोड़ा सा गुस्से में आकर कहती कि तुम कुत्ते के बच्चे, अगर मैं मुझे पता होती तो मैं बिल्कुल भी तुझे मदद नहीं करता। और तभी जियोगे चिल्लाकर कहती है कि रिच सिस्टर मुझे और भी ज्यादा पावर की जरूरत है, मैं इसे और होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे वो रिच सिस्टर के सामने जाती है रिच सिस्टर भी उसी ऐसी हालत में दिखाती है, मतलब समझ सकते हो क्या दिखाने लगती है। वो ये जियोगे कहते हैं कि मैं सचमुच इसे और होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी साइड हम लोग गाओ गोंगजी को देख पाते हैं जो कि इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि जियांगजी अभी भी उसके पास क्यों नहीं आ रहे। तब अचानक से उसकी दरवाजे पे कोई नॉक करते हैं। वहां पर एक आदमी आकर कहता है कि बॉस अभी स्टाफ मीटिंग का समय आ गया है। तो फिर वो जो स्टाफ मीटिंग के लिए अंदर आगे चले जाते हैं। वो जगह पर जाते ही कुछ लोगों को देख पाते हैं कुछ यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वो अचानक से कहता है कि सभी लोग अपने यूनिफॉर्म को चेंज क्यों किया है।
तो उसके जो बॉडीगार्ड रहता है वो कहता है कि सेकंड बॉस ने भी इन लोगों को ये यूनिफॉर्म दिया है, यहाँ तक कि ब्रांच ऑफिस भी अभी बदल गया है। यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर को भी देख पाते हैं, वो भी वहां पर उसके पसीना छूटने लगते हैं गाओ गॉन्जी को देखते हुए। वो यही कहता है कि उन्होंने ये बताया कि बॉस ने इस चीज को खरीदने के लिए कहा है, इसी वजह से वो 2 मिलियन चेक लिया है। उसे पता चल जाता है कि गाओ फिंग जो है वो उसके पीछे कुछ कर रहा है, यानी कि हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर गाओ फिंग ने उसके पास से 2 मिलियन मांगा था। तो उसे लगा था कि वो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ चीजें हुआ। और फिर वो चिल्लाता हुआ गाओ गोंगजी गाओ फिंग को ये कहने लगती कि क्या मैं मैं इसी वजह से कंपनी का प्रेसिडेंट का पद तुम्हें दिया था। वो गाओ फिंग ये कहता है कि ब्रो मैं जस्ट उस जियो गी के साथ प्ले किया था, इसी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ। गाओ गोंजी इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर उसकी बॉडीगार्ड से पूछता है कि ये लेपर्ड कहाँ पर गया है। तभी उसका बॉडीगार्ड ये कहता है कि उसे हम लोग तो वेयर हाउस में रखा है। तभी गाओ गोंजी कहता है उसने कहा था कि उसके एक मार्शल आर्ट्स ब्रदर है, चलो तुम उस दोनों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। तभी हम लोग देख पाते लेपर्ड जिन्हू उसकी ब्रदर चले आते हैं। उसके बाद सिंचिप होता है, हम लोग उसी लड़की को देख पाते हैं जो कि यून जियोन होते हैं। वो अपनी क्लासरूम पे रहती है, अचानक से वहां पर जियो फिंग आ जाता है। जियो फिंग आते ही नॉक करते हैं और फैत आता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन अचानक से उसके सामने एक लड़का आकर कहते हैं कि हे लड़का तू मेरा गर्लफ्रेंड के साथ क्या करने वाला है। तभी ये सुनते ही जो यूजियो रहता है वो उस लड़के को एक बहुत जोरदार के पंच मारते हैं। पंच मारते हुए कहता है कि हे तू मुझे अपना गर्लफ्रेंड बताने के लिए कौन होता है, तुझे क्या शर्म नहीं आता है। और हम लोग जिस लड़के को मार खाते हुए देख पाते वो हाईचंग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है और इस स्कूल का एक इंस्ट्रक्टर भी है। जियोफिंग भी इस पंच को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यूजियो गाओफिंग को ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इधर ये लड़का जो है वो कहता है कि तू कुत्ता, तू इस तरह हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा किया। और इधर जियोफिंग इसी लड़की को एक लॉलीपॉप देते हुए कहता है कि यूजियो मैं जो है तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम इसे प्लीज रिसीव करोगे। और यहाँ पर जिस लड़के ने मार खाया था वो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक लॉलीपॉप से मान जाएंगे, लेकिन यूजियो उसकी इस लॉलीपॉप से मान जाते हैं। ये देखता हुआ ये लड़का तो इम्पॉसिबल कहकर रोने लगता है। गाओफिंग इस लड़की को यही बताते हैं कि लेडी यू मैं जो है आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, अगर आप कुछ माइंड ना करे तो। ये सुनता हुआ यूजियो भी कहते हैं कि ठीक है चलो बातें करने के लिए हम लोग पीछे की तरफ फॉरेस्ट पे जाते हैं। और यहाँ पर जियो की यही सोचने लगता है कि लड़का होने के नाते मैं कब तक अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर जो लड़का मार खाया था वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो एक लॉलीपॉप से मान गए हैं, ये कितना बुरा आइडिया था। और वो लड़का दोबारा से उसे रोकने की कोशिश करती है कि हे तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, लेकिन यूजियो दोबारा से उसे लात मारकर भगा देती है और फिर कहते हैं कि तुम्हें मेरी बिजनेस में दखलदारी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ये चले जाता है, लेकिन ये लड़का कहते कि तुम मत जाओ यहाँ से। खैर उसके बाद वो लोग एक फॉरेस्ट के वहां पर चले आते हैं। वहां पर जाने के साथ साथ जियाओगे इस लड़की को यही बताने लगता है कि मैं लायन का वो रोलिंग मूवमेंट को सीखना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कूल लगता है। ये सुनते हुए ये लड़की बहती है कि देखो तुम ऐसा नाटक कर रहे हो, जिस बंदे को चलना नहीं आता है वो अभी दौड़ना चाहते हैं। देखो तुम्हें जल्दी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे पहले अपने हथेली से सीखना होगा। ये सुनते हुए जियोगे कहते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये आसान होगा। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। हम लोग देख पाते हैं वो लड़की बहुत ही ज्यादा आसानी से उसे टक्कर दे रहे थे, यानी कि डोमिनेट कर रहे थे। वो लड़की कहते हैं कि अभी मेरे एक दिमाग में आइडिया आया, और फिर वो लड़की उसको खींचता हुआ उसकी डैश के साथ उसकी टक्कर खाते हुए वो पेड़ पे सीधा जाकर लग जाते हैं। जियोगो को कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है कि तुमने क्या दूसरी मूव को इस्तेमाल किया था। और लड़की कहने लगती है कि क्या ये सचमुच बहुत ज्यादा अमेजिंग था, है ना। जियोगे कहते कि सचमुच ये फेबुलियस था। और तभी वो लड़की इस बात को सुनते थोड़ा सा गुस्से में आकर कहती कि तेरा इतना हिम्मत, और वो सीधा जियोगे के पहले तो गर्दन पे मारते हैं, उसके बाद उसकी चेस्ट पे भी मारते हैं, और फिर मुंह पे एक बहुत जोरदार का पंच मारता है। वही जियोगे के मुंह से तो खून भी निकलने लगता है। और फिर वो लड़की उसे समझाती है कि देखो तुम अपनी हथेली को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ, एकदम एक नाइफ की तरह बनाओ, ठीक है। तभी ये सुनता हुआ जियोगे कहते कि हाँ मैं समझ गया। तभी अचानक से उन दोनों के बीच में एक आदमी आकर कहता है कि क्या ये कोई किसिंग एरिया है इंसानों का, और तुम यहाँ का जियोगे हो, राइट। तभी जियोगे ये कहता है कि हाँ, क्या तुम कोई कपड़ा बनाना चाहते हो। ये जिमिन गार्मेंट फैक्ट्री तुम्हारे लिए फैशनेबल कपड़े बनाने के लिए एकदम सूट है। तभी ये सुनता हुआ ये लड़का ये आदमी ये कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टाइगर के लिए ऐसा सूट है। जियोगे उसे कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए बना भी सकता हूँ। ये सुनता हुआ ये आदमी कहता है कि अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो तुम्हें यहाँ पर पीटने के लिए आया हूँ, ऑर्डर देने के लिए बिल्कुल भी नहीं। और मैं लेपर्ड के ब्रदर जिन्हो हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर पीटने के लिए आया हूँ। और तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है वो कहती है कि क्या लेपर्ड
तो इसका मतलब ये है कि तुम जियांगगी से आए हो। तब ये सुनता वो ये आदमी कहता है कि हाँ, तुम तो कहीं स्मार्ट गर्ल निकले, जैसे कि मुझे सभी लोग जांगई के टाइगर के नंबर 1 के रूप में जानते ही है। तभी वो लड़की अचानक से कहती कि हे देखो, तुम्हारे पीछे कोई मास्टर आ रहा है। ये सुनता वो ये आदमी कहते कि क्या मास्टर? तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है, और जैसे वो सामने की तरफ घूमते हुए देखता है कि ये दोनों वहां से भाग रहे हैं, इसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे मूर्ख बनाकर भाग रहे हैं, और फिर वो अपना लेपर्ड जैसा ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को वो पकड़ लेते हैं। लेकिन उस लड़की को बचाते हुए जियाओगे उसके सामने आ जाता है और उसकी पंच उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लगते हैं, और फिर जियाओगे उसकी टाइगर पावर के मदद से उसके साथ लड़ाई करने लगता है, और वैसे वैसे उसकी जो पैसा है वो भी खर्च होने लगता है सिस्टम का। लेकिन इस टाइगर के पावर के साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बंदा कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास कुछ थोड़ा बहुत पावर तो है, सॉरी कि मैंने तुम्हें अंडर बेस्ट किया है। इधर जियाओगे को ये पता चल जाता है कि टाइगर पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है। जियाओगे उसे मारने के लिए जाता है। वो आदमी कहता है कि ब्रो, तुम्हें और भी थोड़ा बहुत एफर्ट करने की जरूरत है, और उसको जब जियाओगे पंच भी मारता है उसके मुंह पे, उसके लिए ये इनफ नहीं होता है। और फिर वो लड़का उसकी सीधा गले को पकड़ लेते हैं और कहता है कि अभी मेरा बारी आ गया है। जियाओगे तो चिल्लाने लगता है कि तुमने चीट किया है। वो लड़की भी कहती है कि हे तुम उसे छोड़ दो। वो लड़की सीधा जाके उसकी मेन पॉइंट पर लात मारती है, लेकिन वो लड़का कहती है कि ये यूजलेस है, ये मैं इतनी भी ज्यादा वीक नहीं हूँ। और यहाँ पर जियाओगे रिच सिस्टर करके चिल्लाते हैं। जैसे रिच सिस्टर के पास वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर रिच सिस्टर उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी गोली की जरूरत है, और ये जो पिल है वो तुम्हारा स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, तुम्हारा बोन्स को इमीडिएटली इंक्रीज कर देगा। वो कहता है जियाओगे कि मुझे इसे दे दो। तभी रिच सिस्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतनी भी ज्यादा बैलेंस नहीं है। वो बताती है कि प्लीज आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाद में चुका दूंगी। लेकिन वो रिच सिस्टर उसे कहती है कि इस बिजनेस में उधारी नहीं चलती है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये एक टॉप अप सिस्टम को भी रिसीव करते हैं। और जियाओगे उसकी बात को सुनते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन पर भी तुम जो बिजनेस कर रहे हो। तो उसके रिच सिस्टर ये कहता है कि देखो, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और तभी वो कहता है जियाओगे ठीक है मैं टॉप अप करता हूँ। वो टॉप अप करता है, उसकी बैलेंस को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के साथ साथ उसके पास वो ताकत आ जाते हैं। हम लोग देख पाते हैं जियाओगे कहता है कि इट्स टाइम फॉर जियाओगे एबिलिटी, और फिर अपना उंगली से उसकी आंखों पर वो वार करता है। वो लड़का भी एकदम शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जियाओगे उसकी मेन पॉइंट पर भी मारता है, और वो लड़का चिल्लाता हुआ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है, तुम तो एक बहुत अच्छे फाइटर हो। और इधर जियाओगे उसकी पहले तो गर्दन पर मारता है। गर्दन के मारने के साथ उसका बोन ब्रेक कर देता है, और इसी वजह से सिस्टम फीडबैक उसे मिलता है, यानी कि उसका वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है 1 मिलियन। और ये जियाओगे सोचता है कि ये रिटर्न क्यों आ गया। वहाँ पर रिच सिस्टर बताती है कि मैंने इन सारे चीजों को एकत्रित किया ताकि मुझे काउंट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और यहाँ पर जो जियाओगे के साथ लड़की रहती है वो कहती है कि तुमने उसे सीरियसली नॉकआउट कर दिया, इवन वो एक बहुत ज्यादा फेमस बॉक्सर है। तभी जियाओगे मजाक में उसे ये कहता है ये इसी वजह से हुआ क्योंकि तुमने मुझे अभी सिखाया था। और ये लड़की भी उसकी बात को सुनता हुआ हैरान में रह जाती है कि वो इवन फाइट भी कर सकते हैं, ये लड़का सचमुच पागल है। और फिर कहती है कि चलो अभी आज के लिए ट्रेनिंग खत्म हो गए। जैसे वो चलने लगता है अचानक से उसके पैर पे मोच आ जाती है। जियाओगे उसे कहते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ। लेकिन एक लड़का छुपके से इस चीज को देखते हैं, और देखते हुए वो उस लड़के के पास चले जाते हैं जो लड़का इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके पास जाते कहते कि यह बहुत बुरा हुआ क्योंकि मैंने जियाओ को देखा कि वो बाहर आ रहे। ये सुनते हुए वो लड़का उसे मारते हुए कहता है कि अगर वो बाहर आ गया तो फिर क्या हुआ, क्या वो हमेशा घर में रहेगा। तभी वो लड़का यही बताता है कि मैंने ये देखा कि वो जो है जियाओगे के साथ हक कर रही है। ये सुनते हुए ये लड़का रोने लगती है और कहती है कि यू जियाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे क्यों लाइक नहीं करते हो। और एक जो लड़का रहता है वो कहते हैं कि बॉस देखिए अभी ऐसा समय नहीं है टूटने का, अभी हमें समय कुछ रास्ता निकालना होगा जियाओगे के साथ लिपटने के लिए। और यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है लड़का कि वो मेरे पीछे से इतनी सारी चीजों को करने लगा है। और तभी कुछ समय पहले जिस लड़के को उसने मारा था वो कहते हैं कि बॉस क्या आप भी उसके साथ जो है रेवेंस लेना चाहते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जियाओगे का वाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वुमन है। ये सुनते हुए वो दोबारा से उसे मारते हुए कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं और दूसरे खूबसूरत लड़के के लिए मेरा प्यार इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। तभी पीछे से और लड़का उसे समझाता है कि बॉस देखिए अभी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो उसके बाद जियाओगे जब इस लड़की को लेकर यहाँ पर आने लगते हैं, कुछ लोग इस चीज को देखते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये कॉलेज कैंपस अब एक डेटिंग प्लेस जैसे बन गया है। तभी हम लोग उसी लड़के को देख पाते हैं जो कि गुस्से में आकर कहते हैं कि हे तुम उसे जाने दो, चल सबसे पहले हम लोग हमारा बिजनेस को निपटाते हैं। तब ये सुनता हुआ लड़की कहती है कि देखो मो यू, तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी ये पर जो लड़का होता है मा यू वो कहते हैं कि जियाओगे चल अभी पुरुष की तरह लड़ाई करते हैं। जियाओगे भी उसे कहते हैं कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। तभी ये सुनता हुआ माँ वो कहता है कि चल अभी हम लोग देखेंगे कि
यूजियो की बॉयफ्रेंड की हिस्सा कौन डिजर्व करते हैं। और कुछ लोग तो इस चीज को देखते हुए एकदम हंसने लगता है, कहता है कि ये चीज देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कि कौन जीतता है, कि श्योरली मावू जीतेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे फाइटर है, यानी कि उसके पास ब्लैक बेल्ट भी है। जियाओगे उसे कहता है कि देख मैं तेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मावू कहता है कि तुझे तो मेरे साथ लड़ना ही होगा। कहता है डर रहा है, ये कहते हुए उसके ऊपर वो पंच मारने के लिए चाहता है। यूजियो भी उसे कहते हैं कि हे तुम पागल मत बनो क्योंकि तू उसे हरा भी नहीं पाएगा। और यहाँ पर कुछ लड़के लोग इस चीज को देखते हुए हैरान रह जाते हैं कि उसकी मावो के ब्लो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने आसानी से इसे डिफेक्ट कर लिया। और इधर जियोगे कहता है कि मेरे ओपिनियन में वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, चल मैं उसे थोड़ा सा ताइची दिखाता हूँ। और फिर उसे इतनी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारता है कि वो नीचे ही गिर जाता है। और फिर जियोगे उस लड़के को कहता है कि देख यूजियो को तेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, अभी वो अपना चॉइस खुद ले सकते हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो इस चीज को देखते हुए रह सकता है शौक में कि मावो को हरा दिया है, वो बहुत ज्यादा एक अच्छे फाइटर है। तभी यहाँ पर जियोगे यूजियो को बताने लगता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाती हूँ। वो जैसे उसे पकड़ कर ले जा रही होती अचानक से जियोगे की वाइफ चले जाती है। वो आती कहती कि हे डार्लिंग कॉलेज या कुछ, और ये देखते हुए जियोगे एकदम से डर के वो यूजियो को छोड़ देते हैं और कहते कि हाँ, और यूजियो जो है वो एकदम से नीचे गिर जाती है। और यूजियो भी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्से में आ जाती हो और उसकी वाइफ कहने लगता है कि माय हस्बैंड तुम तो सचमुच बहुत ज्यादा काइंड हो। और कुछ लोग लड़के लोग इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यानी कि जियोगे की वाइफ को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर जिस लड़के को पीटा था जियोगे ने, वो कहते कि हाँ मेरे दोस्त ने कुछ समय पहले सच ही कहा था कि उसकी लड़की तो उसकी वाइफ सच मुझे बहुत ज्यादा देखने में खूबसूरत है। जिएक्शिन आकर यूजियो को बताने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। यूजियो भी बताती है कि थैंक यू, लेकिन प्लीज आप गलत मत समझिएगा, क्योंकि वो जस्ट मुझे हेल्प कर रही थी क्योंकि मेरी पैर में जो है मोच आ गई थी। तब ये सुनते हुए जिएक्शिन कहती कि हाँ मुझे पता है कि वो उन लोगों को कितनी ज्यादा आसानी से मदद करती है। और फिर वो उन लोगों को बाय कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर यूजियो उसकी वाइफ को देखते हैं जियोगे की, कहती है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, काइंड है, पोलाइट है, वो सच में एक बहुत ज्यादा अच्छी वुमेन है जो कि मेरे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और यहाँ पर जिएक्शिन जियोगे को कहते हैं कि हनी क्या तुम खुश हो। वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन वो उसकी जो है थोड़ा सा टीच करने लगते हैं। वो कहती है कि अरे क्या मतलब उसके हाथ में। खैर उसके बाद वो लोग जैसे कार पे बैठ जाते हैं। यहाँ पर जिएक्शिन कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि जिएक्यंग तुम फाइट कर रहे थे और देखो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी तुम ऐसा मत करना। तो यहाँ पर वो कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने फाइट किया था। तभी यहाँ पर सुनते हुए जिएक्शिन कहते कि देखो लेकिन दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और मैंने यहाँ पर तुम्हें एक्चुअली एक रेस्टोरेंट पे खाना के लिए इनवाइट करने के लिए मैं आई थी, लेकिन अचानक से डैड का फोन आया मेरे पास और वो जो है एंटीक शॉप पे फाइट कर रहे हैं, हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकने के लिए वहां पर जाने की जरूरत है। खैर उसके बाद वो लोग जैसे उस जगह पर जाते हैं, जिएक्शिन उसके फादर को ऐसे देखते हुए बहुत ज्यादा मतलब रोने लगती। वो कहते हैं कि मेरे फादर ऐसे फ्लोर पर क्यों लेटे हुए हैं। उसके फादर उसे देखते हुए कहते हैं कि अगर तुम जिएक्शिन ठीक समय पर नहीं आते तो ये लोग तो मुझे मार ही डालते, लेकिन यहाँ पर एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इस जगह का बॉस होता है। वो कहता है कि उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है, मैंने इसके जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है। तुम्हारा जो पिता है उसने एक वैल्यूएबल आइटम को डिस्ट्रॉय कर दिया है युआन क्यूआन के। ये सुनते हुए जिएक्शिन भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि ये युआन डायनेसिटी के एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कीमती चीज है। और दोबारा से वो बॉस आदमी कहता है कि ये जो चीज है ये हमारे स्टोर के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और इसके जो कीमत है वो $30 मिलियन है। ये सुनते उसके पापा का तो हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर जिएक्शिन भी कहने लगे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन फिर उसे जो है जियोगे थोड़ा सा संभालते हैं। तभी अचानक से गाओ गोंगजी आकर कहता है कि अभी मेरा खेलने का समय आ गया है। तभी वो अंदर आते ही कहते कि हे जिएक्शिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अभी वो जैसे ही आती है, यहाँ पर जो चश्मा पहनने वाला बंदे होता है वो कहते कि बॉस आप क्या शॉप पे कुछ चेक करने के लिए आए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन गाओ गोंजी यहाँ पर चालाकी मारते हुए बताने लेती कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग मेरे दोस्त हैं, इन लोगों को शर्मनाक मत बनाओ। लेकिन ये चश्मा पहनने वाला आदमी कहता है कि बॉस लेकिन उन्होंने हमारे सबसे ज्यादा कीमती चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये इस शॉप का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है। गाओ गोंजी ये सुनते हुए कहती कि अच्छा क्या ऐसा बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर यह जिएक्शिन मेरे साथ डेट पर जाने के लिए एग्री करता है तो कोई बात नहीं है। ये सुनते हुआ तो जिएक्शिन उसके बातों में ऊपर थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है। तब ये चश्मा पहनने वाला बंदा कहता है अगर तुम बॉस के साथ डेट करने के लिए नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें जो है कंपोजिशन के तौर पे 30 मिलियन देना होगा, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो। तभी यहाँ पर जिएक्शिन के फादर कहते हैं जिएक्शिन तुम उसकी बात को मान लो, 30 मिलियन ऐसे बड़ा अमाउंट होता है, हम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। जिएक्शिन सोचने लगते हैं। तभी ये दोबारा से ये चश्मा पहनने वाला बंदा कहता है सर इफ जिएक्शिन डज नॉट वांट टू एंड प्ले तो फिर आपको तो जेल भी हो सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ जिएक्शिन के फादर डरते हुए जिएक्शिन के पास जाकर कहते हैं कि देखो तुम ऐसे सिली मत बनो, तुम उसकी बात को मान लो,
छोड़ो, मैं ऐसी जेल पे नहीं जाना चाहती हूँ। तभी जियोक्सिन कहती कि मैं क्या करूँ। तभी गाओ गोंगजी कहती कि वेट, सॉरी जियोगे कहते कि 1 मिनट रुको। तभी गाओ गोंगजी कहते कि हे जियोगे, मैं सचमुच तुझे सैल्यूट करता हूँ कि तेरा इतना हिम्मत है कि तू इस प्रॉब्लम के सामने आया। क्या तेरे पास $30 मिलियन है? लेकिन गाओ जियोगे ही कहता है कि अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इस चीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये सुनता हुआ गाओ गोंगजी कहती कि हे, तू सिर्फ एक भिखारी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है और तू मेरे सामने ऐसा बात कर रहा है। क्यों ना तू रेस्ट रूम पे जाके अपने आप को थोड़ा सा मिरर पे सबसे पहले देख। और यहाँ पर चश्मा पहनने वाला बंदा भी कहता है कि हे, तू यहाँ पर कैसे पैसुअली पे कर सकता है। जियोक्सिन की फादर भी कहता है कि जियोगे तू सिर्फ यहाँ पर टाइम को वेस्ट कर रहा है, क्या तू मुझे मरवाना चाहते हैं? तभी हम लोग देख पाते हैं जियोगे जिस चीज को डिस्ट्रॉय हुआ था उसी कप को वो हाथ पे लेते हुए कहता है कि ये यून क्योंग एक चार्ट शेप एंटीक क्यूब है और यहाँ पर एक लोटस की पेंटिंग अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीजें देख पा रहा हूँ ये जस्ट एक ऑर्डिनरी लोटस पेंटिंग जैसा लग रहा है। ये चीज सुनता हुआ ये चश्मा पहना बंदा आदमी सोचता है कि वो इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर गाओ गोंगजी भी सोचता है कि ये क्या उसका थोड़ा बहुत के एंटीक चीज के बारे में नॉलेज है। तभी जियोफिंग यही कहता है कि यून क्योंग ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, ये जस्ट एक ऑर्डिनरी हैंडक्राफ्ट चीज है। ये सुनते वो चश्मा पहनला बंदा आदमी कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर लेकिन जियोक्सिन भी उसके हस्बैंड का जीनियस चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियोगे जब इस पेंटिंग के बारे में बात करता है तो ये आदमी थोड़ा सा टर्न लेने लगता है। तभी गाओ गोंगजी ये कहता है कि देखो जियोगे तुम बकवास से मत करो, क्योंकि ये जो आइटम है ये एक सर्टिफिकेट आइटम है, तुम इसे फेक कैसे बता सकते हो। तभी उसकी बात तो सुनता हुआ ये चश्मा पहनने वाला आदमी भी कहता है कि हाँ वो सही कह रहे हैं, तुम्हें इसके लिए जो है पे करना ही होगा। तो जियोगे यही कहता है कि मुझे लगता है कि ये आइटम एकदम फेक है, तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी यहाँ पर फेक सर्टिफिकेट बाहर निकाले हो, तो मुझे जो है रिसर्च सेंटर पे तो जाना ही होगा। तब अचानक से कोई आकर कहते हैं कि रिसर्च सेंटर पर जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। यहाँ पर हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम है मास्टर बाओ, जो कि एंटीक पीस का एक्सपर्ट है। उसे देखते हुए सभी लोग कहता है कि मास्टर बाओ यहाँ पर आ गए हैं, तो फिर हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो आदमी कितनी ज्यादा सच कह रहे हैं। और एक बंदा कहते हैं कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मास्टर बाओ एक एंटीक एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो जरूर जानते हैं कि कौन सा आइटम चीज अच्छे है या फेक है। क्योंकि वो चश्मा पहनने वाला आदमी भी कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस है कि मास्टर बाओ भी यहाँ पर आ गए हैं। और फिर वो मन ही मन ये भी सोचता है कि ये आदमी यहाँ पर आ गया, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि ये हमारे प्लान को पूरी तरीके से चौपट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाओ गोंगजी ये कहते हैं कि मिस्टर बाओ देखिए, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, तो आपको इस जगह पर इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर बाओ उसे ये कहता है कि देखो, जब ये कोई एंटीक पीस के बारे में बात है तो फिर मैं जरूर यहाँ पर हिस्सा लेना चाहूंगा। फिर वो अपनी चीजों से इस चीज को से ध्यान से देखता है। देखने के बाद कहते हैं कि यंग मैन, सचमुच तुम्हारा आंखें बहुत ज्यादा अच्छे है। जियोगे भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। तभी वो आदमी यानी कि मास्टर बाओ ये कहते कि तुम लोगों ने जो है चीट किया है, तुम सारे के सारे एंटीक मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। मैं सभी लोगों को इस चीज के बारे में अनाउंस कर दूंगा और तुम्हारा लाइफ एकदम से पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये चश्मा पहला वादा आदमी एकदम घुटने के बल बैठ कर कहता है कि नहीं, मेरा इसका साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ गाँव फैमिली के लिए काम करता हूँ, मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। ये सुनता हुआ गाओ गोंगजी उसे लात मारता होता है, तू यूजलेस टफ है। मिस्टर बैट बाओ, अब इसे गलत मत समझिए, ये एक जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। मैं इस चीज के ऊपर पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेशन करूंगा। और ये कहते हुए मन ही मन सोच लेती कि मैं इस आदमी के लिए इस पूरी शॉप की बदनामी नहीं कर सकता हूँ। मास्टर बाओ ये कहता है कि क्लियरली इस लड़के ने तुम्हारा इस चाल को पकड़ लिया और वो जीत गया। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो यहाँ पर किसी भी चीज को फ्री में चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुनता हुआ गाओ जियोगे ये सोचने लगता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज कुछ बढ़िया हुआ है। तभी गाओ गोंगजी ये कहते हैं कि ठीक है जियोगे, तुम कुछ भी चीज को आइटम को चूज कर सकते हो। तभी वहां पर कुछ लड़के लोग मौजूद रहता है, वो लोग एक घोड़े को उठाकर कहते हैं कि जियोगे तुम इसे ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये डेफिनेटली एक एंटीक क्यूब्स है। लेकिन वहां पर जो मास्टर बाओ होता है वो उसकी उस हॉर्स को देखकर सोचने लगता है कि ये डेफिनेटली कोई अच्छा आइटम नहीं है। और हम लोग यहाँ पर जियोगे को देख पाते हैं जो कि उसी रिच लेडी के पास जाती है, जगह बताती है कि रिच सिस्टर क्या आप थोड़ा सा मुझे इस चीज में मदद कर सकते हैं। वो लेडी बता दी कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई ऐसा जगह है जहाँ पर मैं एंटीक चीज का कलेक्शन रखूं, और वैसे भी मेरा इतनी भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये सुनते हुए जियोगे की कहती कि सिस्टर तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है। तभी सुनते हुए सिस्टर कहती कि जैसे कि हम लोग यूजुअली करते हैं, वो उसे पील देते हैं। पील खाने के साथ साथ उसका पर्सपेक्टिव आई ऑन हो जाता है और वो जियोगे हंसने लगता है। उसकी वाइफ देखकर कहती है कि तुम इस प्रकार से मत हंसो यार। जियोगे कहते हैं कि चलो अभी मैं मोस्ट वैल्यूएबल चीज को देखूंगा। वहां पर सबसे पहले वो कुछ चीजों को देखता है, लेकिन कोई भी वहां पर अच्छे एंटीक चीज नहीं दिखता है। तभी आके जाते उसे वहां पर एक पेंटिंग दिखता है
जिस पेंटिंग को देखता कहता है कि ये पेंटिंग मुझे चाहिए, और फिर इसी पेंटिंग की वजह से उसे 80 मिलियन फीडबैक मिल जाते हैं। और ये चश्मा पहनने वाला आदमी इस चीज को देखकर खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ तुम इसे ले सकते हो। और फिर वो मन मन सोचता है कि ये कितना एक बेकार आइटम को चूज किया है, लेकिन वहां पर एक लड़का जो है वो हॉर्स के बारे में कहता है कि तुम इसे ले लो। तभी हम लोग देख पाते हैं मास्टर बाओ जब इस पेंटिंग को चेक करता है, चेक करके कहते हैं कि तुमने एक गलत चूज किया है, ये इतनी भी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। हालांकि ये थोड़ा बहुत अच्छे तो है लेकिन वैल्यूएबल नहीं है। तभी वो चश्मा पहनने वाला आदमी कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक बार वो चूज करने के बाद हम लोग दोबारा से किसी भी चीज को चूज नहीं करने दे सकते हैं। जियो के भी कहते हैं कि नेवर माइंड, जस्ट तुम इसे साइन कर दो। तभी वो आदमी चश्मा पहना वाला आदमी साइन करता हुआ कहते हैं कि थैंक यू कि तुमने हमारा इन्वेंटरी को थोड़ा बहुत खाली कर दिया है। और यहाँ पर जियाशिन के फादर गुस्से में कहते हैं कि जियोगे तुम अपना समय को बर्बाद कर रहे हो, तुम एक अच्छे चीज को भी संभाल नहीं पाए, चूज कर नहीं पाए। जियाशिन उसकी फादर को समझाने लगती, फादर मुझे जो है जियोगे के ऊपर विश्वास है। जियोगे कहते हैं कि मुझे एक नाइफ दो, मैं आप लोगों को आज एक मिरेकल दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो उसकी नाइफ से उस पेंटिंग को मतलब एक असली चेहरा को उस ऊपरी जो खाल होता है उसे उठाने लगता है। ये चीज देखते हुए सभी लोग शॉक हो जाता है कि इस पेंटिंग का 2 लेयर है। 2 लेयर जब ये मतलब सेकंड वाला लेयर निकलता है सभी लोग इस चीज को देखते हैरान हो जाता है। मास्टर बाओ तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये एक ली गोंगलिन का फास्ट पेंटिंग है डायनासिटी का। तभी ये चीज देखता हुआ गाओ गोंगजी भी कहते हैं कि सच में जो तो बहुत ज्यादा लकी निकला। लेकिन तभी गाओ गोंगजी एक चीज नोटिस करता है कि इस टाइगर का कोई पूंछ नहीं है। वो कहते हैं कि इसका कोई पूंछ नहीं है, ये एक फेक पेंटिंग है। तभी जियोगे उसे समझाने लगता है कि अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ली गोंगजी इस टाइगर का तो मतलब पूंछ नहीं था, इसी वजह से उसने नहीं दिया। ये एक टाइगर के रूप में एक घोड़ा है। सो द टाइगर डज नॉट हैव अ टेल। और ये दिस चीज रिएक्शन भी खुश हो जाता है कि उसके हस्बैंड के बहुत ज्यादा अच्छे नॉलेज है। मिस्टर बाओ भी खुश हो जाता है कि ये वुमेन तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गाओ गोंगजी इस चीज को सुनते हुए चश्मा पहना बांधे आदमी को दोबारा से लात मारता है। वो आदमी कहते कि सर मुझे माफ कर दिए, आप शांत हो जाइए क्योंकि इस पेंटिंग को मैंने सिर्फ 1 मिलियन से खरीदा था, मैं इसे दोबारा से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन गाओ गोंगजी कहते हैं कि लेकिन हालांकि इस समय इसका कीमत बहुत ज्यादा है। और दूसरी साइड मिस्टर बाओ जो है वो कहते हैं कि ली गोंगजी वो इस पेंटिंग को, ये पेंटिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और एक कलेक्टर इसे बहुत ज्यादा लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। मिस्टर गाओ प्लीज क्या आप मुझे 80 मिलियन डॉलर के रूप में इसे आप मुझे दे सकते हैं। ये सुनते हुए सभी लोगों का मुंह से तो एकदम मतलब खून निकलने लगता है कि 80 मिलियन रुपए से उसे वो खरीदना चाहते हैं। तो गाइस इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को जरूर लाऊंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।